बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं, गज़ा पट्टी में एक बार फिर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सहयूनी फ़ौजियों को निशाना बनाया है और उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इस वक्त जो पहली अपडेट है, अल-क़स्साम ब्रिगेड कैरीज आउट अ मैसेकार अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन व्हीकल टारगेटिंग अ टैंक, an armored personnel carrier and 2 bulldozers, killing and wounding their crews. And the occupation carries out massacre against defenseless civilians and uses force against them. इस वक्त जो पहली कार्रवाई हुई है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, एक तरफ तो कल जो कार्रवाई हुई थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी अपने सर की थी और इसराइल की 401 बटालियन का कर्नल हलाक हुआ था उस हमले में। उसके बाद अब जो ताज़ा तरीन कार्रवाई है इसके अंदर एक कत्ले आम की इस वक्त कैफियत है। इसराइली फ़ौज पे कहर ढा दिया है अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने और इन हमलों के नतीजे में एक इसराइली टैंक को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर गाड़ी तबाह की है और 2 मिलिट्री बुलडोज़र्स जो कि इस वक्त गज़ा के अंदर इलाकों को तबाह कर रहे हैं, मिसमार कर रहे हैं, उनको तबाह किया है। और इसके साथ साथ इन हमलों के नतीजे में इन तमाम गाड़ियों का जो अमला था, क्रू था, उसको हलाक और ज़ख्मी किया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो एक कत्ले आम की कैफियत सहयूनी फ़ौज की तरफ से है वो भी जारी है और इस वक्त मुसलसल निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों को ताकत के ज़रिए मारा जा रहा है, कत्ले आम किया जा रहा है उनका, और ये सिलसिला भी इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसराइली फ़ौज की तरफ से आज जो ताज़ा तरीन हमला फ़लस्तीनियों पे किया गया है, एक ऐसे स्कूल को निशाना बनाया है जो कि किंडरगार्टन स्कूल था और उस पर बराह रास्त हमले के नतीजे में बहुत सारे फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतें सामने आई हैं। तो उसका इस वक्त रद्द अमल सामने आया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक कार्रवाई करते हुए इन इसराइली फ़ौजियों को जो है वो हलाक किया है और उनकी गाड़ियों को तबाह किया है। वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद जो खबर आ रही है, कल की कार्रवाई में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज के साथ साथ इसराइल को एक इतना बड़ा धचका दिया था, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था कि जिसकी भरपाई इस वक्त पूरा इसराइल नहीं कर पा रहा है। इस वक्त इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है। इस पूरे जंग के मंजर में अब तक इतना हाईली ऑफिशियल इसराइली फ़ौजी हलाक नहीं हुआ था जिसको कल अल-क़स्साम ब्रिगेड की एक कार्रवाई में एम्बुश किया गया, हलाक किया गया। और 401 का आर्मर्ड ब्रिगेड कमांडर इस हमले में हलाक हुआ जिसका नाम कर्नल दस्का बताया जाता था। उसके हवाले से अब इसराइली मीडिया की खबर है इस हमले के हवाले से जो कल अल-क़स्साम की तरफ से किया गया था शुमाली गज़ा पट्टी पे। इन एन इंसिडेंट इन विच द कमांडर ऑफ 401 ब्रिगेड वॉज किल्ड इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, कर्नल यहूदा शिरो कमांडर ऑफ 52 बटालियन वॉज ऑल्सो इंजर्ड। कल के हमले में जो कर्नल दस्का को निशाना बनाया था अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, ये वो इंसान था कि जिसके हाथ हज़ारों फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए थे। इस इलाके में इसके आने का मकसद ये था कि किसी भी तरह से हमास को इमोबिलाइज़ किया जाए, ख़त्म किया जाए, उनका ख़ात्मा किया जाए। एक अहम कमांडर जो कि आर्मर्ड ब्रिगेड 401 का कमांडर था उसको हलाक किया। और इस हमले के अंदर अब ये इसराइली मीडिया क्लेम कर रहा है कि एक और कर्नल भी मौजूद था, यानी कर्नल यहूदा शिलो जिसका नाम था, और ये 52 बटालियन का कमांडर था, यानी 52 बटालियन को कमांड करता था। तो एक अहम कार्रवाई हुई जिसमें एक कमांडर को तो ख़त्म कर दिया, मार दिया, और दूसरा कमांडर इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तो एक बहुत ही भरपूर कार्रवाई हुई थी। अब इसके साथ साथ कुछ तस्वीर जारी की गई हैं और ये तस्वीर उन कमांडर्स की हैं इसराइली फ़ौज के जो अब तक इस जंग में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। ये कमांडर निहाल ब्रिगेड का है। इसके साथ साथ 401 आर्मर्ड ब्रिगेड का कमांडर है कर्नल दस्का जिसको कल ख़त्म किया अल-क़स्साम ब्रिगेड की एक कार्रवाई के अंदर। दूसरा कतीफ़ ब्रिगेड का एक कमांडर, उसको भी हलाक किया जा चुका है। मल्टी डायमेंशनल यूनिट डिवीज़न, इसके कमांडर को भी इस 7 अक्टूबर के बाद से जो ये जंग चली इसमें ख़त्म किया जा चुका। और इसके साथ साथ कमांडर ऑफ गोलानी ब्रिगेड इन डेप्थ कमांड। तो ये 5 कमांडर्स हैं जिनकी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही हैं और ये वो इसराइली फ़ौज की अहम पोजीशंस पे रहने वाले अफसरान थे जो कि अब तक इसराइली फ़ौज इस जंग में ज़ाया कर चुका है, झोंक चुका है या मरवा चुका है। अब चलते हैं लबनान के मंजर की तरफ। हिजबुल्लाह की तरफ से ताज़ा तरीन जो हमले किए गए सफ़ेद पे, उसके साथ साथ रोशपीना पे, उस हवाले से वीडियो शाया कर दी गई है और ये वीडियो उन इलाक़ों को निशाना बनाने की वीडियो है कि जो कि हिजबुल्लाह के मिसाइल लबनान से जो दागे गए
اور ان علاقوں پہ جا کے گرے، انہوں نے کیا کیا تباہی مچائی، اس حوالے سے یہ ویڈیو اس وقت آپ میری اسکرین کے پیچھے چلتے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ حزب اللہ کی طرف سے ایک اور اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، حزب اللہ اناؤنسز اے بمبنگ آف اسرائیلی سولجرز نیئر دا ٹاؤن آف کفر قلعہ مرکابہ اینڈ ادیسہ۔ اب یہ 3 قصبے ہیں اسرائیل کی شمالی علاقوں کے جہاں نشانہ بنایا ہے حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں کو، اور ان 3 علاقوں میں اسرائیلی فوجیوں کی ٹولیوں پہ بمباری کی ہے، میزائلز اور راکٹس داغے ہیں جن سے ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ سائرنز آر ساؤنڈنگ ان ڈزنز آف لوکیشن ایسٹ آف حیفا اینڈ کریوت ایریا and explosions are now being heard in Haifa and its surrounding in northern occupied Palestine۔ اب شمالی مقبوضہ فلسطین کے علاقہ جو ہے وہاں پہ اس وقت گونج ہے ان دھماکوں کی جو اس وقت حزب اللہ کی طرف سے مسلسل طور پہ راکٹس اور میزائل داغے جا رہے ہیں، ان کے نتیجے میں جو دھماکے ہو رہے ہیں ان کی آوازیں حیفا اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں سنی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درجنوں مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس وقت سائرنز بج رہے ہیں، سائرنز جو ہیں وہ ان کی آوازیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور یہ تمام وہ الارمز ہیں جو کہ جب کوئی اسرائیل کے اندر لبنان کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے کوئی پروجیکٹائل میزائل یا راکٹ داخل ہوتا ہے تو ان علاقوں کے اندر ایک وارننگ سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر ان علاقوں کے اندر سائرنز بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تقریباً کوئی درجن بھر مقامات ایسے ہیں حیفا کی مشرقی علاقوں کے جہاں پہ اس وقت سائرنز بج رہے ہیں اور بہت خطرناک دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ GPS malfunction in the center of occupied Palestine, settlers reported that their location was Oman۔ GPS سسٹم جو کہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے اور پن پوائنٹ ایکوریسی سے آپ ڈائریکشنز بتاتا ہے، اس وقت اسرائیل میں مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی فنی خرابی اس میں پیدا ہوئی جس کی وجہ سے GPS اگر آپ اسرائیل کی ڈائریکشنز ڈالتے ہیں تو وہ عمان دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حزب اللہ کی طرف سے بیلسٹک میزائلز لانچ کیے گئے، آج استعمال کیا گیا بیلسٹک میزائلوں کا، اور اس کے نتیجے میں ان کو اپنا GPS سسٹم بند کرنا پڑا تاکہ جو ٹارگٹس ہیں ان کو وہ ٹارگٹس اچیو نہ کر سکیں۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ اسی حوالے سے ہے، رپورٹس آف 3 بیلسٹک میزائل لانچ بائی حزب اللہ ٹورڈ ٹبریاس، اسرائیلی میڈیا رپورٹ the activation of Arrow 2 اور 3 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم۔ ایک طرف تو یہ خبر آ رہی ہے کہ لبنان کی حزب اللہ کی طرف سے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا تبریاس کو نشانہ بنانے کے لیے، اور دوسری خبر میں اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنا ایرو ڈیفنس سسٹم جو کہ ایک اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پھر آنے والے ان بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کیا جائے، ان کو انٹرسیپٹ کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ لیکن اس وقت بہت ساری خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ بیلسٹک میزائلز ان تمام ایرو انٹرسیپٹرز کی لیئر کو توڑتے ہوئے اسرائیل میں داخل ہوئے اور اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اب اس وقت تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ہدف کیا تھے، لیکن وہ بیلسٹک میزائل اسرائیل میں امپیکٹ کر چکے ہیں اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر چکے ہیں۔ اب آنے والی جو خبریں ہیں اس میں یہ واضح طور پہ آ جائے گا سامنے کہ ان کا جو ہدف یا نشانہ تھا وہ کیا اور کون کون سے علاقے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مزاحمت کے ہی حوالے سے خبر ہے جو کہ آسٹریلیا سے سامنے آ رہی ہے۔ مزاحمت یا مقاومت، جب بھی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کیا جائے اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے تو اس کو ریزسٹنس، مقاومت یا مزاحمت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ آسٹریلیا میں پیش آیا کہ جب برطانوی بادشاہ کنگ چارلز آسٹریلیا میں موجود ایک دورے پہ، اور وہاں پر پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں ان سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جب پہنچے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ اب اس حوالے سے خبر ہے، امبیرسمنٹ فار برٹش کنگ چارلز ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو آسٹریلیا، آسٹریلین ایب اوریجنل سینیٹر لائڈیا تھورپے shouted at him, "You are not our king, you are not our ruler, you have committed genocide against us. Give us our land and return to us what you have stolen from us." آسٹریلیا کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس سے پہلے آسٹریلیا کے جو نیٹو باشندے یا پرانے رہنے والے جو تھے، جو کہ صدیوں سے آسٹریلیا میں رہتے آ رہے تھے، جب برطانیہ کی طرف سے آسٹریلیا کو فتح کیا گیا تو ان کو بے دردی سے مارا گیا، ان کو قتل عام کیا گیا، بے دردی سے ان کو ان کی زمین چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ یعنی آج جو ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں یہ اس سے پہلے برطانیہ آسٹریلیا میں کر چکا ہے۔ تو اب وہاں پر جب کنگ چارلز، برطانوی کنگ چارلز وہاں جاتا ہے اور ملاقات کرنی ہوتی ہیں وہاں کے سینیٹر سے، تو اس میٹنگ کے دوران ایک آسٹریلین سینیٹر جو کہ آسٹریلیا کے نیٹو یعنی جس کے آباء و اجداد سالوں سے آسٹریلیا میں رہتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کنگ چارلز کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تم ہمارے بادشاہ نہیں ہو، تم ہمارے حکمران نہیں ہو، اور تم نے یا تمہارے خاندان نے ہم پر جو ہے وہ ہماری نسل کشی کی، ہم پر قتل عام کا ایک بازار گرم رکھا،
जो तुमने ज़मीन हमसे छीनी है वो हमें वापस करो, और उसके साथ साथ जो तुम यहाँ से मालो असबाब चोरी करके लेकर गए हो वो भी हमें वापस करो। तो ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की कैफियत थी किंग चार्ल्स के लिए कि जो वहाँ मिलने गया था ऑस्ट्रेलिया से और हक जताने गए थे अपना, और वहाँ पर उनको जो है इस तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। तो इस वक्त मज़ाहमत जिस मुकाम पे भी की जाए, अगर सही मुकावमत है या सही मुज़ाहमत है तो उसके साथ खड़ा रहना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब एक बहुत अहम खबर है, खबर यह है कि इस ब्रिक्स ममालिक का सरबराही इजलास होने जा रहा है रशिया के शहर काज़ान में, और जो कि 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसके अंदर 33 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शामिल होंगे, उसका हिस्सा बनेंगे। और उस समिट का जो मकसद है वो ये है कि ब्रिक्स की एक एथनिक करेंसी बनाई जाए और डॉलर को जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इस बिज़नेस सिस्टम में से निकाल बाहर फेंका जाए। तो अब इस हवाले से जो खबरें हैं, एक तरफ तो ये मीटिंग होने जा रही है काज़ान में, दूसरी तरफ एक अहम खबर है जो कि ब्रिक ममालिक के ही मुताल्लिक़ है। ब्रिक कंट्री नाउ कंट्रोल ओवर 20% ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड रिजर्व। A recent report from the World Gold Council reveals that the BRIC nation Brazil, Russia, India, China and South Africa collectively hold 20% of the world's gold reserve। कुछ बहुत बड़े आदाद शुमार इस वक्त शाया किए गए हैं और वो इस ब्रिक्स ममालिक का जो ब्रिक्स ब्लॉक है इसके मुतालिक शाया किए गए हैं। यानी ये जो 5 इसके प्राइमरी मेंबर्स हैं, जिसके अंदर रशिया शामिल है, चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है और ब्राज़ील शामिल है, इनके बारे में ये खबर दी जा रही है कि दुनिया का जो सोने का ज़ख़ीरा या सोने के ज़ख़ायर हैं दुनिया के, उनका 20% ये 5 ममालिक अपने पास रखते हैं। और इस वक्त जो बहुत सारे ममालिक सब ब्रिक्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उसमें शामिल होते जा रहे हैं, तो फिर ये गोल्ड रिज़र्व की तादाद जो है ये और बढ़ती रहेगी और फिर ब्रिक्स जो है एक मुस्तहकम करेंसी सिस्टम के तौर पे दुनिया के सामने आ सकता है। जैसे कि इस वक्त रशिया में ब्रिक्स समिट जो है वो होने जा रही है और फिर इन 33 ममालिक के साथ साथ बहुत सारे ममालिक होंगे जो कि इस ब्रिक्स के हिस्सा बनने की जो है वो ख्वाहिश भी रखते हैं और फिर वो इसमें शामिल होंगे। तो अब ये देखना है कि ये जो ब्रिक्स करेंसी सिस्टम है ये अपनी कितनी अफादियत रखेगा और फिर ये डॉलर को किस तरह से पछाड़ेगा या किस तरह से मात देगा। तो ये थी इस वक्त तक की अहम अपडेट्स। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।